हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9। और किसी की बुक में ये चैप्टर 10 भी होगा। जो न्यू एडिशन जिसमें एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक अलग से नहीं दे रखा था, उसमें ये चैप्टर 9 है। और जिसमें एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक अलग से दे रखा था, उसमें ये चैप्टर 10 होगा। चैप्टर का नाम है हमारे पास स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी। मतलब इक्वेलिटी के लिए कैसे हमें स्ट्रगल करना पड़ा, या जो लोग हैं उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया था। तो आपने पूरी बुक को पढ़ा है, क्योंकि बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, इसलिए पूरी बुक में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक कंक्लूजन आपको अपने इस चैप्टर में देना है। तो आपने इसमें बुक में अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ के बारे में देखा, केस स्टडी के बारे में देखा, अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में पढ़ा। उनके साथ क्या बिहेव हो रहा था, क्या वो डिजर्व करते थे, कैसे उनके साथ अनइक्वल बिहेव हो रहा था, और कैसे वो इक्वालिटी के लिए लड़े। तो इन सब के बारे में हम पहले के चैप्टर में इंक्लूड कर चुके हैं। अभी हम इस चैप्टर में जो हमारा सबसे मेन टॉपिक रहने वाला है वो है तवा मत्स्य संघ के बारे में। तो जो तवा मत्स्य संघ है वो मेन केस स्टडी है, और उसी को हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी एक टॉपिक हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी का मतलब यहाँ पर समझना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास हम कोई काम कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी के साथ रहकर, पूरी सोसाइटी के बीच रहकर हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे साथ कोई इक्वल बिहेव नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन से हम अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे सभी लोगों के साथ रहते हुए उनके साथ जो बिहेव जैसा वो खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही हम अपने साथ उनसे क्या एक्सपेक्ट रखें। कि अगर हम उनके साथ सही से बिहेव कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ सही से बिहेव करे। जैसे हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, ऐसे ही वो हमारी रिस्पेक्ट और हमारा सम्मान करे। तो ये सब हमारा स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी में आता है। मतलब जब एक इंसान अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता, फ्रीडम और अपनी समानता के लिए लड़ता है, स्ट्रगल करता है, और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद जाकर उसे वो इक्वेलिटी मिलती है, तो उसके बारे में उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग ही लेवल पे होता है। ओके, तो इक्वेलिटी के लिए स्ट्रगल, ये ऐसा नहीं है कि हमारी ही सोसाइटी, अलग अलग कंट्री में आप देखोगे कि वहाँ पर पहले एंशियंट टाइम में अगर देखो तो वहाँ पर काफ़ी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को भी इक्वेलिटी के लिए, अपनी समानता के लिए, सभी को एक साथ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, बहुत ज़्यादा रिच मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इनकम के सोर्स नहीं होते, या उनके पास इतना पैसे नहीं होते, रुपए नहीं होते, वो पुअर होते हैं। उसकी वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। और इसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी तो एक ही है, वो भी इंसान है और वो भी इंसान है, तो उनके बीच कोई भी अनइक्वल बातें नहीं होनी चाहिए, अनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते हैं। लड़ना मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली, मतलब खुद के लिए आवाज़ उठाना, स्ट्रगल करना, मतलब कैसे एक पुअर पर्सन से मिडल मैन, और मिडल मैन से एक अच्छी कैटेगरी के पर्सन में इंक्लूड होना है, उसके लिए कैसे वो, मतलब अगर दूसरे लोगों को सभी सुविधाएं मिल रही है, सभी फैसिलिटी मिल रही है, तो वही फैसिलिटी एक पुअर पर्सन को कैसे मिलेगी, कैसे वो अपने हक के लिए लड़ेगा, और कैसे गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस करेगी। तो इन सब के बारे में वो हमेशा सोचता है और उसी से रिलेटेड अपने काम भी कंप्लीट करता है। तो इस चैप्टर में हमने अलग अलग पर्सन के बारे में देखा, अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा जो अनइक्वलिटी के अगेंस्ट थे, और हमेशा उन्होंने इक्वलिटी को ही प्रेफरेंस दी थी।
इक्वालिटी में सबसे मेन बात होती है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर व्हाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। इंडिया में क्या होता है कि काफ़ी लोगों को उनके रिलीजन, उनके कास्ट, उनके सेक्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये जो अनइक्वल बिहेव होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री का हर एक सिटीजन कोई भी हो, चाहे वो रिच पर्सन हो, पुअर पर्सन हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, हर पर्सन के साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए। उसको सभी राइट मिले हुए हैं, वो सबके उसके साथ बिल्कुल इक्वल बिहेव होगा जैसे दूसरे लोगों के साथ होता है। किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इसी के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसी में हमारे पास एक मेन बात आती है, एक मेन केस स्टडी यहाँ पर दे रखी है तवा मत्स्य संघ के बारे में। ओके, तवा मत्स्य संघ, तो ये आपको याद रखना है तवा मत्स्य संघ के बारे में। अब तवा मत्स्य संघ क्या है, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश। कहाँ पर है ये तवा मत्स्य संघ? मध्य प्रदेश में। और किसके लिए है क्या? क्योंकि इसके सामने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे, उनको लड़कर और अपने बारे में सोचकर, अपने समुदाय के बारे में सोचकर, अपनी जो पूरी सोसाइटी थी उसके बारे में सोचकर इन्होंने स्ट्रगल किया था कि इनके साथ भी इक्वल बिहेव होना चाहिए। उसमें वर्कर्स भी इंक्लूड थे, फिशर फोक भी, जो एग्रीकल्चरल थे वो भी, लेबरर भी, स्लम ड्वेलर भी, सब लोग आपस में मिलकर, चाहे कोई भी ग्रुप हो, सबने मिलकर स्ट्रगल किया जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। और जब सबने मिलकर एक साथ कोशिश की तो उनको जस्टिस भी मिला। और इसी के बारे में कि क्या उन्होंने किया, कैसे किया और क्यों किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तवा मत्स्य संघ, when dam are built or forest area cleared, sanctuaries for animals, thousands of people are displaced। जब भी कोई डैम बनता है, बांध बनता है, या कोई भी सेंचुरी बनती है, ओके, जहाँ पर पशुओं, एनिमल्स को और बर्ड्स को जहाँ पर रिजर्व रखा जाता है, तो उसके लिए सेंचुरी बनाई जाती है या नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। तो जब भी कोई फॉरेस्ट या डैम बनता है तो उसकी वजह से हजारों लोगों को एक जगह से, क्योंकि जहाँ पर वो चीज़ बननी है, जहाँ पर डैम बनने हैं या जहाँ पर सेंचुरी बननी है, वहाँ से लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर तो वो डैम के लिए और सेंचुरी के लिए रिजर्व हो चुकी है। Whole villages are uprooted and people are forced to go and build new home, start new life elsewhere। और इसकी वजह से क्या होता है कि ओनली एक विलेज नहीं, काफ़ी ज़्यादा विलेज, गांवों पर इसका असर पड़ता है। वहाँ के लोग किसी और जगह जाकर अपना नया घर बनाते हैं और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर, इनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो गरीब होते हैं। इन अर्बन एरिया टू, और काफ़ी ज़्यादा पेस्ट्रीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ओफन अपरूटेड। इनमें से काफ़ी तो ऐसे होते हैं जो अर्बन एरिया की तरफ, अर्बन एरिया से भी होते हैं, तो उनके सामने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सम ऑफ देम आर रीलोकेटेड टू एरिया आउटसाइड द सिटी, और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर उनको अर्बन एरिया से हटा दिया जाता है तो वो शहर के बाहर रहने लग जाते हैं। Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts to the city to these location। और इन सब की वजह से क्या होता है कि उनके बच्चों की स्कूलिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो स्कूल की लोकेशन होती है और वो जहाँ पर रह रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ is a problem that has become quite widespread in our country। और इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, और काफ़ी लोग, जब लोगों को लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इस टाइप की कोई एक्टिविटी, हरकत हो रही है, तो वो
काफ़ी ज़्यादा लोग मिलकर आपस में इसके अगेंस्ट लड़ते हैं। There are several organizations across the country fighting for the right of the displaced. In the chapter we will read about the तवा मत्स्य संघ, और इसी के बारे में ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जो लड़ते हैं इक्वेलिटी के लिए, और इसी में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में देखेंगे। ए फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर कोऑपरेटिव, जो फिशर वर्कर होते हैं उन सब ने मिलकर इसको बनाया था। एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ द डिस्प्लेड फॉरेस्ट ड्वेलर ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सतपुरा फॉरेस्ट में, वहाँ पर जो मध्य प्रदेश में सतपुरा फॉरेस्ट है, तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग फाइटिंग थी, मतलब एक डैम वहाँ पर बन रहा था और उसी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम इश्यूज लोगों को हो रही थी वहाँ के लोगों को, इसलिए उन्होंने अपना एक खुद का संघ बनाया, तवा मत्स्य संघ। Originating in Mahadev Hills in Chindwara district, the Tawa flow through Betul before joining the Narmada in होशंगाबाद। अब देखो तवा जो है वो फ्लो करती है कहाँ से, बैतूल से, और किसको ज्वाइन करती है, नर्मदा को, कहाँ पर, होशंगाबाद में। ऑर्गेनेट कहाँ से होती है, महादेव हिल ऑफ चिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तवा जो है वो एक रिवर है, ठीक है, क्या है, रिवर है। कहाँ से निकलती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, महादेव हिल्स ऑफ चिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से जनरेट होती है, ऑर्गेनेट होती है, बैतूल से होती हुई किसको ज्वाइन करती है, नर्मदा रिवर को। कहाँ पर ज्वाइन करती है, होशंगाबाद में। द तवा डैम बिगन टू बी बिल्ट इन 1958। जो तवा डैम था वो कब बनना स्टार्ट हुआ, 1958 में, और कंप्लीट कब हुआ, 1978 में। तो 20 साल लग गए एक डैम कंप्लीट होने में, और उसका नाम रखना था तवा डैम। इट सबमर्ज लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड। क्योंकि डैम था, बहुत बड़े एरिया में बनना था, इसकी वजह से वहाँ पर फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीन थी वो उसमें इंक्लूड कर दी गई थी। द फॉरेस्ट ड्वेलर आर लेफ्ट विद नथिंग। जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो जंगलों में लोग रहते थे, वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए थे। सम ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल अराउंड द reservoir and apart from their magd form found in livelihood in fishing, they earn very little। कुछ तो वहाँ से बिना बोले, मतलब कुछ भी बिना कहे चले गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अब भी जो रिजर्वर वहाँ पर बने हुए थे उनके आसपास वहीं पर रहकर फिशिंग करते थे और वहीं से अपनी आजीविका, अपनी लाइफ चला रहे थे अर्न करके। इन 1994 द गवर्नमेंट गिव द राइट फॉर फिशिंग इन द तवा रिजर्वर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। 1994 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वहाँ पर फिशिंग करने का अधिकार तवा रिजर्वर से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब जो तवा रिजर्वर थे, जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, उनके पास कोई भी राइट नहीं था कि वो उस डैम में या उसके आसपास के एरिया में फिशिंग कर सकते हैं। फिशिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लोगों के पास चला गया था। दीज कॉन्ट्रैक्टर ड्रोव द लोकल पीपल अवे एंड गोट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। और जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था वो पार्ट, तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उन लोगों को, जो लोकल लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनको वहाँ से हटा दिया और दोबारा लेने के लिए वहाँ उनको बोला कि आप आ सकते हो, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत ही चीप लेबर, मतलब बहुत कम, आप यहाँ पर आकर काम करो, काम करने के बदले में आपको बहुत कम चीप लेबर, बहुत सस्ते में उनको काम पर रख लिया। द कॉन्ट्रैक्टर बिगन टू threaten the villager who did not want to live by bringing in handloom hoodloom।
जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने वहाँ के विलेजर को डराना स्टार्ट कर दिया कि अगर वो वहाँ से नहीं गए तो वो उनको जो हेडलूम्स है उनके साथ गलत बिहेव करेंगे। अगर उन्हें वहाँ पर रहना है तो उनके अकॉर्डिंग रहना होगा। द विलेजर्स स्टूड united and decide that it was time to set up an organization and do something to protest their rights। और इसीलिए जो विलेजर्स थे उन्होंने सोचा कि अब ये टाइम है एक साथ खड़ा होने का और अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ताकि वो खुद के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ, और इसीलिए उन्होंने एक अपना संघ बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया तवा मत्स्य संघ के नाम से, जिसका काम था रिलीज करना और चक्का जाम मतलब जो रोड ब्लॉक है वो करना, रोड ब्लॉकिंग करना। ये काम तवा मत्स्य संघ का था, ताकि वो अपनी डिमांड, वो चाहते थे कि उन्हें फिशिंग करने का राइट मिले, और इसी के लिए उन्होंने अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए रैलीज निकालने और जाम लगाना स्टार्ट कर दिया। In response of their protest, the government created a committee to assess the issue। इसीलिए जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखे। द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लाइवलीहुड। कमेटी ने गवर्नमेंट को बताया कि वहाँ के लोगों को, जो विलेजर्स हैं, उनको अपने जीवन को कंटिन्यू करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए उनको फिशिंग राइट दे देना चाहिए। इन 1996 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम द फिशिंग राइट फॉर द रिजर्वर। और 1996 में जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया कि ठीक है, तवा डैम के जो रिजर्वर है उनको फिशिंग का राइट दिया जाता है। ए 5-year लीज एग्रीमेंट वाज साइन 2 months लेटर। उसके बाद एक 5 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ। ऑन जनवरी 2, 1997 पीपल फ्रॉम 33 विलेजेज ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच। और उसके बाद 2 जनवरी 1997 को जो तवा रिजर्वर के लोग थे 33 विलेजेस के, वो सब वहाँ पर आए और उन्होंने मछलियाँ पकड़कर अपना न्यू ईयर वहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये टीएमसी के बारे में था। कैसे टीएमसी जो टीएमसी नहीं है, टीएमएस है, इसके लिए टीएमएस तवा मत्स्य संघ। जो तवा मत्स्य संघ था उसने कैसे अपना राइट पहले उन्होंने ख़त्म कर दिया था, फिर एक तवा मत्स्य संघ बना, उसने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखी जो बिल्कुल ठीक थी, और इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को कंप्लीट करके उनको फिशिंग का राइट भी दे दिया। तो ये था हमारे पास तवा मत्स्य संघ के बारे में। उसके बाद हमारे पास इसमें दे रखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो हमें ये बताता है कि किसी भी पर्सन के साथ कोई भी अनइक्वल बिहेव नहीं होगा। हर पर्सन के साथ इक्वल बिहेव होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी इकोनॉमिक क्लास हो। तो चाहे कोई भी पर्सन हो, हर पर्सन के साथ इक्वल बिहेव होगा, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको सिक्योरिटी देगा, और उसके साथ कोई भी अनइक्वल बिहेव हुआ है उसके अगेंस्ट उसको लीगल एक्शन लेने के लिए राइट्स भी देगा। तो कोई भी पर्सन हो, पुअर, रिच, चाहे किसी भी सोशल क्लास से रिलेटेड हो, हर पर्सन को इक्वलिटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का पूरा हक होगा, और अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। पूरी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो कम्युनिटी में और इंडिया जो कंट्री है उसमें रह सकता है। तो ये था हमारे पास स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी से। तो स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी था, मतलब हमने पूरे बुक को एक चैप्टर में देखना था कि कैसे इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है और कैसे लोग
अपनी इक्वलिटी के लिए लड़ रहे हैं। ओके, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, कोई भी अनइक्वल बिहेव होता है, तो वो उसके अगेंस्ट आते हैं, अपनी डिमांड गवर्नमेंट को बताते हैं और उनको मनवाते भी हैं। तो ऐसे करके अगर हमें इक्वलिटी चाहिए तो उसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, उसके लिए आगे आके अपने हक के बारे में बोलना भी पड़ेगा। तो ये चैप्टर जो था वो कंक्लूजन था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो आपको, मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर में जो बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है, आई होप वो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी और आप उनको हमेशा याद रखोगे। अगर आपके साथ भी कोई अनइक्वल बिहेव होता है तो आप भी उसके बारे में सोच सकते हो, उसको ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हो। तो आई होप ये चैप्टर और बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर या जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट हमारा ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।